हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम क्लासेस। दोस्तों, हमारे चैनल पर यूपीएसआई की प्रिपरेशंस कराई जा रही है, जिसमें हम कंटिन्यू वीडियो लेकर आ रहे हैं। हिंदी, मैथ और रीजनिंग, राइट, और जीएस वाला पोर्शंस भी हम कंटिन्यू लेकर आ रहे हैं। आईपीसी सीआरपीसी के यहाँ पर 2000 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको कराई जाएगी, ठीक है, जिसमें हम मैथ के जो लास्ट के क्वेश्चन है वे भी प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप अपने तैयारी को इम्प्रूव करना चाहते हो, अच्छी करनी चाहते हो, तो आप हमसे जुड़ सकते हो। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो आने वाला वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताना चाहूँगा, जो यदि आप आईपीसी कहीं से भी पढ़ रहे हो, किसी भी बुक से पढ़ रहे हो, तो वहाँ पर कुछ शब्द आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको आईपीसी समझने में दिक्कत पैदा करेंगे, ठीक है। यदि आपको उन शब्दों का मतलब नहीं पता तो आप आईपीसी को नहीं समझ सकते, ठीक है। तो सबसे पहले हम दो वर्ड्स है जो आपने देखे होंगे आईपीसी में, यदि आप पढ़ रहे हो, उनको समझते हैं। उसके बाद हम जो क्वेश्चन आज लेकर आए हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले है आपका संज्ञेय अपराध और दूसरा है असंज्ञेय अपराध, राइट फ्रेंड्स। तो संज्ञेय अपराध किसे कहते हैं और असंज्ञेय अपराध किसे कहते हैं? संज्ञेय अपराध उसे कहते हैं जिस अपराध में पुलिस को वारंट की जरूरत नहीं होती, वारंट की जरूरत नहीं होती है, राइट फ्रेंड्स। और असंज्ञेय अपराध में पुलिस को वारंट की जरूरत होती है, ठीक है। अब ऐसे जिस अपराध में भी वारंट की जरूरत नहीं होगी वे संज्ञेय अपराध के अंदर आते हैं। जैसे आपका यदि कोई क्रिमिनल है, ठीक है, और उसके पास हथियार है और उसने अपने आप पहले माइंड तैयार किया है कि आप उसे कौन सा क्राइम करना है, ठीक है। तो हथियार है उसके पास और वो हत्या करता है किसी की, तो ये संज्ञेय अपराध के अंदर आएगा। यहाँ पर पुलिस को वारंट की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट उसे गिरफ्तार कर सकता है, ठीक है। अब जैसे आपका यदि कोई लोक प्रशासक है और वो घूस लेते हुए पकड़ा जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर भी उसे वारंट की जरूरत नहीं होगी, या कोई हत्या करता है, ठीक है। तो ये कुछ अपराध है जो संज्ञेय अपराध के अंदर आते हैं जिसमें वारंट की जरूरत नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है, ज़्यादा डीपली इसमें नहीं जाना है, कि वारंट की जरूरत जिसमें नहीं पड़ती वे संज्ञेय अपराध के अंदर आते हैं, और असंज्ञेय अपराध के अंदर वे आते हैं जिसमें वारंट की जरूरत पड़ती है। तो ये दो वर्ड्स थे जो समझने बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि यदि आप आईपीसी को पढ़ोगे तो कुछ माइनर्स, कुछ कीवर्ड्स आपको मिलेंगे, ठीक है। उन कीवर्ड्स का मतलब भी आपको यहाँ पर बताया जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दहेज मृत्यु का उपबंध है? धारा 304 बी में, या धारा 364 ए में, या धारा 363 ए में, या धारा 366 ए में? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है धारा 304 बी। धारा 304 बी दहेज मृत्यु से संबंधित है, ठीक है। ये जो है, और मैं थोड़ा विस्तार से बता देता हूँ। एक अधिनियम आया था 1986, ठीक है, आपराधिक विधि अधिनियम 1986। इसके अकॉर्डिंग जो है ये धारा 304 बी आईपीसी में जोड़ी गई थी, इंडियन पैनल कोड में, ठीक है। और इंडियन पैनल कोड में कितनी धारा है? 511 धारा है, ये भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। कि टोटल कितनी धारा है? 511 धाराएं हैं। अब बढ़ते हैं आगे। ये मैकाले ने बनाया था आईपीसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य का वाद संबंधित है गंभीर एवं अचानक प्रकोपन से, हत्या से, या आपराधिक षड्यंत्र से, या हत्या के प्रयास से? तो फ्रेंड्स, जो इसका आंसर है वो है बी, हत्या से संबंधित है, बिरसा सिंह बनाम पंजाब। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं जितने भी केस आपको बताऊंगा वो आपको पक्के करने हैं, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है जो भी केसेस होते हैं। हत्या, अब आपको पता होना चाहिए हत्या आईपीसी की किस धारा में है, तो ये है आपका धारा 300 में,
राइट फ्रेंड्स, 300 में जो है आपका मर्डर है, जिसे हत्या कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये केस पता होना चाहिए, बिरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य। यहाँ पर ही मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ कि आपको दो धारा पता होनी चाहिए, 299 और एक धारा है आपकी 300। ये दोनों धारा सिमिलर है, लेकिन 299 आपका मानव वध से रिलेटेड है, ठीक है, और 300 आपका हत्या से रिलेटेड है। अब मानव वध और हत्या के बीच एक डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए। देखो फ्रेंड्स, मानव वध के अंदर यदि कोई हत्या है तो वो मानव वध होगा, ठीक है। सपोज करो कोई बंदा है, वो पहले से ही एक अपनी सोच बनाए हुए हैं, ठीक है, कि ये क्राइम उसे करना है, और उस क्राइम के अंदर जिस पर वो क्राइम करना चाहता है, जिस व्यक्ति पर, तो वो उसमें उसकी हत्या हो जाती है, तो वो होता है मानव वध, ठीक है। तो मानव हत्या जो है, हत्या के अंदर जो है मानव वध होता है, लेकिन सभी मानव वध हत्या नहीं होते, ठीक है। सपोज करो कोई किसी बंदे की मतलब अपनी प्रोटेक्शन में किसी की हत्या कर देता है कोई, ठीक है, तो वो हत्या नहीं होगा, वो हत्या के अंदर नहीं आएगा, वो प्रोटेक्शंस के अंदर आ जाएगा और वो मानव वध होगा, ठीक है। ध्यान रखना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे इतनी डीपली जाने की आपको ज़रूरत नहीं है कि धारा 299 और 300 आपको बस पता होनी चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मानव वध और हत्या में एक डिफरेंस है। जितनी भी हत्या होगी वो उसमें मानव वध इंक्लूड होगा, लेकिन जो मानव वध होंगे वो सारे के सारे हत्या नहीं होंगे, ठीक है। मानव वध में ऐसा भी हो सकता है कि कोई अपनी प्रोटेक्शंस में किसी की हत्या कर देता है, ठीक है, तो वो एक मानव वध है, वो 300 के अंदर नहीं आएगा। तो ये छोटा सा डिफरेंस था जो आपको पता होना चाहिए, राइट फ्रेंड। तो इतना आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हत्या और मानव वध में अंतर से संबंधित कौन सा वाद है, ठीक है। अभी मैंने बताया था हत्या और मानव वध में क्या डिफरेंस है, एक माइनर सा डिफरेंस है जो मैंने बताया था कि ए मैथ्यू का वाद है, या वरिंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर का है, या रेग बनाम गोविंदा का है, या कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका जो है आपका बनाम गोविंदा है, ठीक, आर बनाम गोविंदा, आर बी गोविंदा से ध्यान रखो आप इसे, ठीक है। ये डिफरेंस बताता है मानव वध के और हत्या के बीच, ठीक है। बहुत माइनर सा डिफरेंस है, लेकिन एक डिफरेंस है। इस माइनर के डिफरेंस को बस थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए जो मैंने बताया है, और इस वाद का आपको पता होना चाहिए कि ये वाद इसके अंदर मतलब ये वाद है जो इन दोनों के बीच एक डिफरेंस क्रिएट करता है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपराधिक मानव वध जो कि हत्या नहीं है, किस श्रेणी में आने वाले कर्तव्यों का वर्णन भारतीय दंड संहिता की किस धारा में किया गया है। अभी जो मैंने डिस्क्राइब किया था धारा 300 के अंदर, या धारा 299 के अंदर, या धारा 299 और 300 दोनों, या 302। फ्रेंड्स, वो कौन सा है, धारा 299, क्योंकि ये मानव वध से रिलेटेड है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आईपीसी की किस धारा में लोक उपद्रव की परिभाषा दी गई है, धारा 268 में, या धारा 270 में, या धारा 272 में, या धारा 300 में। इनमें से आपको एक बताना है। तो इसका जो आंसर है वो है फ्रेंड्स धारा 268, ठीक है। ये लोक उपद्रव के में आता है, जिसे हम लोक न्यूसेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लोक न्यूसेंस भी कहते हैं। सपोज करो ये ए की प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये बी है, ठीक है। बी जो है वो ये प्लॉट है किसी का, खाली पड़ा है, ठीक है, और ये यहाँ पर बी भी रहता है, ए कहीं और रहता है, ठीक है। उसने यहाँ पे प्लॉट लिया इस कॉलोनी में, और इस प्लॉट पर बी जो होता है जो है उसने कब्जा कर लिया। यहाँ पर कुछ बंदे ऐसा होता है कि साग सब्जियों की खेती कर देता है, कुछ अपनी मतलब कोई भी एक्स्ट्रा वर्क यहाँ पे इस प्लॉट में कर रहा है, ठीक है। तो ये लोक न्यूसेंस है, वो इस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। तो वहाँ पर जो धारा है
जो लोक उपद्रव है या वो 268 के अंदर आएगी। या कोई ऐसा काम करता है जिससे जो पड़ोसी हैं उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, तो यहाँ ये सब धारा 268 के अंदर आ जाएगी, लोक उपद्रव, ठीक है, लोक या न्यूसेंस जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यदि आपको ये जो मैं बेसिक कंटेंट आपके लिए ला रहा हूँ, यदि आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ सकें। मिथ्या साक्ष्य देने के लिए भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दंड की व्यवस्था है? 190, 191, 192 या 193? ये धारा है बतानी है जो मिथ्या साक्ष्य के अंदर आता है। तो इसमें जो आंसर है वो है 193, ठीक है, 193 मिथ्या साक्ष्य के अंदर आता है। मिथ्या साक्ष्य, मिथ्या साक्ष्य को यदि आप डिफाइन नहीं कर पा रहे हो तो मैं आपको बताता हूँ कि सपोज करो एक न्यायालय है, ठीक है, न्यायालय में कोई बंदा है जो झूठी गवाही देता है, मतलब झूठे गवाह पेश करता है, ठीक है, तो वहां पर धारा 193 लग जाएगी। इसमें आपको क्या है, 7 वर्ष की सजा है। कितने की है? 7 वर्ष की सजा है, प्लस जुर्माना भी आपको देना पड़ेगा। राइट फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधि विरुद्ध जमाओं में एक व्यक्ति की न्यूनतम संख्या होती है 3, 5, 7 या 9। तो विधि विरुद्ध जमाओं, ये मैंने लास्ट जो वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने डिस्क्राइब किया था। तो इसका जो आंसर है वो है 5, 20 का आंसर है। और कौन सी धारा है? धारा आपको पता होनी चाहिए 124A, ठीक है, सॉरी 121, ये आपको धारा पता होनी चाहिए 121, ठीक है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है यहाँ पे, 141 है ये, ठीक है, जिसमें आता है विधि विरुद्ध जमाओ, विधि विरुद्ध जमाओ, ठीक है फ्रेंड्स, 141 है ये, राइट, ठीक है, थोड़ा मैं भी डिसबैलेंस हो गया था, ठीक है, तो 141 है ये विधि विरुद्ध जमाओ, इसके अंदर आता है जिसमें 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का जमाव होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विधि विरुद्ध जमाव आप वैसे समझ तो रहे होंगे कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि जैसे लोग कहीं सार्वजनिक स्थान है, बिल्कुल बेसिक से मैं समझाता हूँ, जो कोई सार्वजनिक स्थान है, ठीक है, सार्वजनिक स्थान पर या 5 या 5 से अधिक बंदे यदि वहाँ पर खड़े होकर वहाँ अशांति क्रिएट करते हैं, ठीक है, डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं, तो वहाँ पर विधि विरुद्ध जमाव के लिए 141 धारा लग जाएगी। नेक्स्ट है आपका भारतीय दंड संहिता की धारा 140A किसके लिए सजा निर्धारित करती है? राजद्रोह, भारतीय सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए, विद्रोह उकसाने के लिए, या आपका कैदी को भगाने में सहायता के लिए। आपको आंसर देना है कि इसका आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो आंसर है वो है फ्रेंड्स ए, राजद्रोह। 124A जो है राजद्रोह से है। अब राजद्रोह कैसे डिफाइन करोगे? राजद्रोह को कैसे डिफाइन करोगे? राजद्रोह का मतलब है जैसे देश के विरुद्ध कोई बोलता है या उसे संकेतों के थ्रू राजद्रोह को दर्शाता है, ठीक है, या भारत सरकार जो भी है उसके प्रति घृणा व्यक्त करता है, ये सब राजद्रोह के अंदर आ जाएगा। इसमें आपको आजीवन कारावास भी मिल सकता है, आजीवन कारावास, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है इस धारा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अपराध न तो मानव शरीर के लिए विरुद्ध है, नहीं संपत्ति के विरुद्ध है? छल, राजद्रोह, या आपका लूट, या हत्या। तो फ्रेंड्स इसका आंसर बताना है आपको। इसका आंसर होगा आपका ए। इसका आंसर होगा आपका राजद्रोह, ठीक है, छल भी आएगा, लूट भी आएगा और आपका हत्या भी आएगा, ठीक है, सब ये शरीर के विरुद्ध, न ही संपत्ति के विरुद्ध
कौन सा है? राजद्रोह। बाकी सारे के सारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अपराधी द्वारा कारित अपराध प्रसंज्ञेय अथवा अप्रसंज्ञेय जमानती अथवा गैर जमानती, इसका निर्धारण निम्नलिखित प्रावधान से होता है। भारतीय दंड संहिता या साक्ष्य अधिनियम, पुलिस रेगुलेशंस या दंड प्रक्रिया संहिता। तो ये होता है अपना सीआरपीसी। ठीक है, आईपीसी और सीआरपीसी दो ही आपको पढ़ने हैं और कुछ एक्ट पढ़ने हैं। तो सीआरपीसी के अंदर आता है, सीआरपीसी के बारे में कुछ मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है 25 जनवरी 1974, ये बाद का लॉ है, आईपीसी पहले का लॉ है। ठीक है, 25 जनवरी 1974 में स्वीकृत हुआ था, ये स्वीकृति मिली थी इसे। ठीक है, और लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 1974 में लागू हो गया था। अच्छा, मैंने बताया था कि आईपीसी में कितनी धाराएं हैं? आईपीसी में आपकी है 511। ठीक है, और इसमें कितनी धाराएं हैं सीआरपीसी में? इसमें आपकी 484 धाराएं। ये ध्यान रखना बस। धाराएं, यदि क्वेश्चंस बेसिक आता है तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि कितनी धाराएं आईपीसी में है, कितनी धाराएं आपकी सीआरपीसी में। दोनों में आपको धाराएं पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए ने बिना लाइसेंस प्राप्त किए एक 12 बोर बंदूक की नाल को काटकर छोटा कर दिया जिससे आसानी से छिपाकर ले जाया जा सके। ए ने आर्म्स की किस धारा में वर्णित प्रावधानों का उल्लंघन किया है? धारा 25, धारा 6 या उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है धारा 6। ठीक है, धारा 6 इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने वर्ष के बालक अथवा बालिका को साक्षी होने की दशा में विवेचना के दौरान उनका कथन उनके निवास स्थान पर होना चाहिए? 15 वर्ष, 25 वर्ष, 19 वर्ष या 21 वर्ष? तो इसका जो आंसर हुआ है 15 वर्ष। 15 वर्ष तक यदि कोई बालक या बालिकाएं हैं, उनके यदि पुलिस बयान लेती है तो वे उनके निवास स्थान पर लिया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। एज होती है 15 ईयर्स तक का यदि कोई है बालक या बालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सत्य कथन बताना है। संज्ञ अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकती है। उच्च न्यायालय से अभिप्रेत है किसी राज्य के संबंध में उस राज्य का उच्च न्यायालय। उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, इसका आंसर जो है वो है आपका सी, दोनों है। ये मैंने आपको बता दिया कि संज्ञा अपराध कौन से होते हैं। ठीक है, और उच्च न्यायालय से अभिप्रेत का मतलब है किसी राज्य के संबंध में उस राज्य का उच्च न्यायालय। राइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में यह प्रावधान किया गया है कि पुलिस अधिकारी से अन्वेषण के दौरान, अन्वेषण का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए इसे समझने के लिए। अन्वेषण का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, अन्वेषण का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन के दौरान किया गया कोई कथन यदि लेखबद्ध किया जाता है तो वह कथन करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया जाएगा। धारा 161, धारा 162, धारा 163 या धारा 164? तो इसका आंसर है धारा 162, 20 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीसी की धारा 2 सीआरपीसी की धारा 2 गए में निम्नलिखित में से क्या परिभाषित किया गया है? जमानती अपराध, प्रसंज्ञ अपराध या अप्रसंज्ञ अपराध? प्रसंज्ञ वही है आपका, ठीक है, संज्ञ और असंज्ञ अपराध जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तो ये 2C के अंदर आता है आपका। ये सीआरपीसी की बात हो रही है, ध्यान रखना है यहाँ पर। सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता, ठीक है, सीआरपीसी की बात हो रही है जिसके अंदर आता है कॉन्जुगल्स, या आप कह सकते हैं संज्ञ अपराध। ये कुछ मैं बता देता हूँ। धारा 2A के अंदर जो आता है वो आता है जमानती अपराध। जमानती है मतलब जिसकी जमानत हो जाए। ठीक है, ये 2A के अंदर आता है। 2C के अंदर मैंने आपको बता ही दिया। 2D के अंदर और
देख लो 2D के अंदर जो आता है परिवाद, परिवाद का मतलब होता है कंप्लेन, ठीक है। 2G के अंदर आता है आपका इंक्वायरी, जिसे कहते हैं आप जांच, राइट फ्रेंड्स। और 2H, धारा 2H के अंदर आता है आपका अन्वेषण, अन्वेषण मैंने अभी परिभाषित किया था, जिसे कहते हैं इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। और 2I के अंदर आता है आपका असंज्ञेय अपराध, संज्ञेय और असंज्ञेय दोनों आ गए। C के अंदर आता है आपका संज्ञेय और 2I के अंदर आता है आपका असंज्ञेय, राइट। फिर आता है आपका 2O के अंदर आता है आपका कोई भी ऑफिसर इंचार्ज जो पुलिस स्टेशन में होता है, पुलिस स्टेशन में ऑफिस इंचार्ज, राइट फ्रेंड्स। तो ये कुछ मैंने जो धाराएं हैं ये बताई है, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। यदि आपने पढ़ी है बहुत अच्छा है, यदि नहीं पढ़ी, यदि पढ़ी भी है तो आपका रिवीजन होगा, नहीं पढ़ी तो आपको ये पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में विवाह के विरुद्ध अपराधों के लिए अभियोजन का प्रावधान किया गया है? धारा 196, धारा 197, 98 या इनमें से कोई। तो इसका जो आंसर है वो है धारा 198। यहाँ पर आता है आपका विवाह के विरुद्ध, विवाह के विरुद्ध, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये सारा कंटेंट हमारा अच्छा लगा है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही जुड़े रहिए हमसे, कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिए। आने वाली वीडियो और भी अच्छी होगी जिसमें आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।